टॉपिक चल रहा था हमारा समिश्र संख्या में हम लोगों ने लास्ट थ्योरी करी थी इसकी। फिर कल सिद्धांत सर ने क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग मैंने तुम लोगों को कुछ होमवर्क दिया था समिश्र संख्या का, किया तुम लोगों ने? जेड की पावर 11 या 15 ऐसे कुछ लिखे थे हमने, डिस्कस भी कर लिया सर ने कर दिया था डिस्कस। क्षेत्रफल निकालने वाला क्वेश्चन और सब बता दिया था सर ने। स्क्वायर रूट हो गया हमारा। अब आ जाते हैं, हाँ हम डिस्कस कर रहे थे समिश्र संख्या को समिश्र संख्या से निर्देशांक ज्यामिति पे आना, निर्देशांक ज्यामिति से ठीक है। तो समिश्र संख्या से निर्देशांक ज्यामिति पे जाना और निर्देशांक से वापस समिश्र संख्या पे आना। तो समिश्र संख्या जो थी उसमें हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था। x को हम लिख सकते हैं z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 और y को लिख सकते हैं x को लिख सकते हैं z प्लस z कॉन्जुगेट बाई 2 और y को लिख सकते हैं z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा। ये लिखवाए थे फॉर्मूले। उससे कोई भी अगर हमने फिर इसमें डिराइव किया था इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर डिटरमिनेंट x1 y11 x2 y21 और x3 y3 1, इसको हमने डिराइव करके निकाला था। समिश्र संख्या में आता है 1/4 आयोटा z z बार 1 z1 z1 बार 1 z2 z2 बार 1 z3 z3 बार 1। ये हमने डिराइव किया था क्लास में। इसी तरह से कोई भी अगर निर्देशांक ज्यामिति का फलन दे रखा है, वो तुमको निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तो तुम क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो समिश्र संख्या में। x को कर दो कि z माइनस z बार, x को लिखेंगे हम z प्लस z बार बाई 2 और y को लिख देंगे z माइनस z बार बाई 2 आयोटा। ठीक है। पर अब हम आते हैं निर्देशांक ज्यामिति के जो टॉपिक्स हैं उसको इसमें कैसे लिखते हैं समिश्र संख्या में। तो सबसे पहला जो टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है सरल रेखा। सरल रेखा का समीकरण कैसे लिखा जाएगा निर्देशांक ज्यामिति वाला इस समिश्र संख्या के अंदर। तो सरल रेखा बनती किससे? अगर 2 पॉइंट गिवन हो उनको तो उससे एक सरल रेखा बनाई जा सकती है। तो सरल रेखा का समीकरण अगर तुम्हारे को निकालना है तो हमारे को क्या चाहिए? किसी भी सरल रेखा के समीकरण के लिए 2 बिंदु चाहिए, z1 और मान लो ये z2 है, यहाँ पर एक थर्ड बिंदु है z, इनको जोड़ने वाली एक सरल रेखा होगी। ये z चर है, ठीक है। ये z एक जनरल पॉइंट है इस सरल रेखा का। जिस तरह x और y हम लिखते हैं ना, x प्लस y इक्वल्स टू 2, तो x और y वेरी करते हैं, x और y की वैल्यू जो होती है आपस में चेंज होती जाती है। उसी तरह z चेंज होगा उस इक्वेशन में। हम ये लिख सकते हैं, अच्छा z माइनस z1 लिखूं तो उसको क्या मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1 लिख सकता हूँ? z माइनस z1 को क्या लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1 लिखा जा सकता है? क्योंकि z z1 और z2 क्या है? कोलिनियर है और सर एक ही है। तो उस केस में वेक्टर से तुम्हें याद होना चाहिए v1 बराबर लैम्डा टाइम्स v2 होता है। अगर v1 और v2 कोलिनियर होता है तो v1 बराबर लैम्डा टाइम्स v2 हो जाता है। अगर v1 और v2
ये दो वेक्टर ऐसे हो तो फिर v1 को v2 के टर्म्स में लिखा जा सकता है। अगर दो कोलिनियर वेक्टर हो, स्वरेखीय वेक्टर हो, तो उस केस में उनको एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है। तो ये सरल रेखा का फॉर्म 1 हो गया। ये सरल रेखा का क्या हो गया? फॉर्म 1 हो गया। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको यहाँ डिवाइड कर दो। इसको यहाँ डिवाइड कर दिया तो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 ये प्योरली रियल नंबर है। z माइनस z1 ये कॉम्प्लेक्स, ये सम्मिश्र संख्या, ये z माइनस z1 एक सम्मिश्र संख्या होगी, अपॉन z2 माइनस z1 करेंगे तो ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। दोनों को सम्मिश्र संख्या को हमने डिवाइड किया, उससे हमारे को क्या मिल रहा है? प्योरली रियल नंबर। लैम्डा क्या है? ये रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि फिर इसका जो आर्गुमेंट है वो पाई या 0 के बराबर होगा। ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि कोई रियल नंबर होता है तो उसका आर्गुमेंट क्या होता है? रियल नंबर किस पे लाई करता है? रियल एक्सिस पे। जो वास्तविक अक्ष होता है रियल नंबर उसके ऊपर लाई करता है, तो उसका कोण क्या होता है? तो 0 होगा या पाई होगा। अगर वो नेगेटिव है तो उसका कोण पाई हो जाएगा, और पॉजिटिव धनात्मक साइड में आ रहा है तो उसका कोण 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, फिर ये एक और फॉर्म हो गई सरल रेखा की। अगर ऐसे दिया हो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू 0 और पाई। अब इसी को आर्गुमेंट के फॉर्मूले से ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1 इक्वल्स टू 0 और आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 होता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनके जो थीटा होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी को और ऐसे लिखा जा सकता है, हमें बताए z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 लैम्डा है। तो इसका जो कोई रियल नंबर हो, मान लो z एक रियल नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार होगा, लेकिन वो क्या होगा? उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी? अगर कोई रियल नंबर है जैसे z बराबर 3 लिया हुआ है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सेम नंबर आ जाएगा वापस, क्या -3। क्या पागल हो गए हो क्या? ये होता है कि बाद वाला पार्ट पे माइनस लगता है। क्या पढ़ाई करते हो घर जाके? जो इमेजिनरी पार्ट होता है वहां माइनस लगाते हैं, रियल पार्ट में चेंज नहीं करते हैं। संयुग्मी में हम क्या करते हैं? रियल पार्ट को सेम रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्जुगेट लोगे तुम तो क्या बनेगी इक्वेशन? z बार माइनस z1 बार अपॉन z2 बार माइनस z1 बार, ये भी लैम्डा ही होगा। इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया जा सकता है? बराबर कर दो। तो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू z बार माइनस z1 बार अपॉन z2 बार माइनस z1 बार। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे को मिलेगा z के साथ आएगा z2 बार माइनस z1 बार माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी। नीचे वाला ये टर्म है, इससे होगा एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हम उसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस का z बार z2 माइनस z1 बनेगा। ये तो और प्लस का ये क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो फिर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा z1 हम क्या करें z1 पे बार है z2 माइनस
हमारे पास में क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है माइनस का जेड बार z2 माइनस z1 प्लस का z2 बार माइनस z1 बार। इसमें से और इसमें से माइनस साइन को मैं कॉमन ले लूं तो ये माइनस ऑफ z1 नहीं माइनस को कॉमन लिया हमने सिर्फ, तो यहाँ आएगा z1 z2 बार माइनस z1 बार माइनस z1 बार z2 माइनस, ठीक है। अगर मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्या ओमेगा बोल दूं, क्योंकि ये एक समिश्र संख्या होगी, इसको अगर हम ओमेगा बोल दें तो क्या ये ओमेगा का बार दिख रहा है? इसको अगर हमने ओमेगा बोला तो ये ओमेगा का बार है, क्योंकि यहाँ पे बार लोगे तो क्या आएगा, z1 पे बार आ जाएगा, इस पे पूरे पे बार लोगे तो इसका बार डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इधर आएगा, बार का बार वापस समिश्र संख्या ही हो जाती है, तो यहाँ पे z2 आ जाएगा, यहाँ z1 आ जाएगा, तो ये ओमेगा, ये माइनस का ओमेगा बार हो रहा है, तो ओमेगा माइनस ओमेगा बार होगा, तो उस केस में क्या बचता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर बचेगा। z माइनस z बार जो होता है वो हमने देखा हुआ है, z अगर x प्लस आयोटा y होता है तो z बार x माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 2 आयोटा x और 2 आयोटा y आ जाएगा, रियल पार्ट कट जाएगा। तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है पूरा, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस कट जाएगा, यहाँ आयोटा आ जाएगा, तो z बार आयोटा z2 माइनस z1 प्लस z माइनस आयोटा z2 बार माइनस z1 बार प्लस आयोटा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्योरली इमेजिनरी था, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्योरली रियल हो जाएगा। किसी प्योरली इमेजिनरी समिश्र संख्या को तुम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो प्योरली रियल हो जाएगी, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये प्योरली रियल हो गया। तो इसको हमने क्या किया, b बोल दिया, पूरे ये पूरा जो समिश्र संख्या इसको हमने b बोल दिया, इसको हमने a बोल दिया, तो ये a का बार हो गया, इसको तुमने a बोला तो ये क्या हो गया, a का बार, आयोटा का संयुग्मी माइनस आयोटा होगा, आयोटा क्या होता है 0 प्लस आयोटा, और उसका संयुग्मी हो जाएगा माइनस आयोटा, इस पे बार लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा z2 बार z1 बार। तो फिर जो समिश्र संख्या में सरल रेखा का समीकरण है वो आ जाएगा a z बार प्लस a बार z प्लस b बराबर 0, ठीक है, जहां पर a है आयोटा z2 माइनस z1 और b है ये जो पूरा समिश्र संख्या है आयोटा टाइम्स ऑफ z1 z2 बार माइनस z1 बार प्लस z1 बार z2 माइनस समझ गए। तो ये समिश्र संख्या का सरल रेखा में सरल रेखा का समीकरण हो गया। और एक और फॉर्म हो सकती है, ये हो गई हमारी फॉर्म नंबर 3, ठीक है। एक लास्ट फॉर्म हो सकती है जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा था, z1 z2 z3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था z, और उसकी टर्म्स में वो क्या आया था 1/4 आयोटा z1 z1 बार 1, z2 z2 बार 1, z3 z3 बार 1। उसमें z1 और z1 बार की जगह z रख दो, जनरल पॉइंट कोई चर पॉइंट वहां पे पुट कर दोगे z1 की जगह, तो तुम्हारे पास सरल रेखा का समीकरण आ जाएगा z बार 1 z1 बार 1 और z2 बार ये बराबर 0 कर दो, क्योंकि सरेखीय है तो उस केस में कोलिनियर के केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो इसको 0 कर दोगे तो ये जो डिटरमिनेंट है ये भी हमें सरल रेखा का समीकरण देगा। और ये हमने सरल रेखा टॉपिक में पढ़ रखा है, xy1 x1 y1 1 x2 y2 1, ये भी एक फॉर्म होती है सरल रेखा की, ठीक है।
इसको नोट कर लो। वो उधर पड़ा है लो। सरल रेखा उधर से घूम के फिर ये वाला है और फिर वो है।
बढ़िया है। ठीक है, जैसे ऐसा कुछ लिख के दे दिया जाए हमें, तो क्या ये एक सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा? ये ए का काम कर रहा है, वन प्लस एटा जेड बार के साथ जो है ये ए का काम कर रहा है, ये ए बार हो गया, ये जेड बार है, या जेड है, और ये प्लस का 4 है। ठीक है, तो ये चर सरल रेखा का समीकरण, जनरल सरल रेखा का समीकरण हो गया इस इक्वेशन में। अब इससे मान लो मुझे डिफरेंट चीजें चाहिए हो, सॉल्व करना हो, जिससे ये सरल रेखा x अक्ष को किस बिंदु पे काटेगा ये निकालना हो। तो अगर x अक्ष पे किसी बिंदु को काट रहा है तो उसका z और z बार बराबर होगा। अब सब z और z बार के टर्म्स में काम होगा यहाँ पे। जब x और x बिंदु में क्या होता है, x पे जब कट करेगी ये सरल रेखा, तो जो भी पॉइंट होगा उसका z और z बार बराबर होगा, क्योंकि वो पॉइंट x अक्ष पे, रियल एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका z और z बार बराबर होता है, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट होता ही नहीं है। तो z और z बार उस केस में बराबर हो जाएगा, तो बराबर होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z बार क्या लिखो या z लिखो एक ही हो जाएगा, तो ये भी z हो जाएगा, ये भी z हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 4 बराबर, यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, तो बिंदु क्या हो जाएगा, -2, 0, जिसपे सरल रेखा प्रतिच्छेद करेगी x अक्ष को। ऐसे ही y अक्ष का प्रतिच्छेद निकालना है, तो y अक्ष में प्रतिच्छेद वाले केस में z और z बार एक दूसरे के माइनस होंगे, क्योंकि z y अक्ष क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी कोई नंबर हो उसका संयुग्मी जो होगा वो जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, उसका आयोटा का संयुग्मी होता है माइनस आयोटा, इसी तरह 2 आयोटा का संयुग्मी होगा -2 आयोटा। तो y अक्ष पे अगर प्रतिच्छेद निकालना, y अक्ष यहाँ पे काल्पनिक अक्ष है, काल्पनिक अक्ष पे कोई भी बिंदु प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी का जो संयुग्मी होगा वो उसका जस्ट नेगेटिव होगा, तो उस केस में z और z बार दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, तो 1 का 1 प्लस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा z प्लस 4 बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा z विल बी इक्वल टू माइनस का 4, तो यहाँ से z की वैल्यू 2 अपॉन आयोटा आ जाएगी, और 1 अपॉन आयोटा हमें पता है माइनस आयोटा होता है, तो बिंदु आ जाएगा 0,2 या 0,-2, ये ऐसे बोल सकते हैं। y अक्ष पे वो बिंदु होगा -2 आयोटा, समझ गए? तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो इसको तुम इस तरह सॉल्व कर सकते हो सरल रेखा को। क्लियर है ये? तो ये हो गया टॉप। ये नहीं है। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला, पहले वाला जब उस पे था रियल अक्ष पे, तो रियल अक्ष पे बिंदु होगा तो z बार और z बराबर हो जाएंगे, तो इसको z बार की जगह हम z लिख देंगे। रियल अक्ष पे कोई भी बिंदु है तो उसका z और z बार बराबर होगा, क्योंकि वो रियल है, तो उसमें क्या है, 4 का अगर तुम संयुग्मी लोगे तो 4 ही आएगा। 4 क्या है, 4 + 0 आयोटा, अब 4 + 0 आयोटा लिखूं चाहे 4 - 0 आयोटा लिखूं, रहेगा तो 4 ही, तो z और z बार बराबर होगा रियल अक्ष पे। तो ये सरल रेखा रियल अक्ष को किस बिंदु पे कट कर रही है वो निकालना हो तो तुम क्या कर दो, z और z बार को बराबर कर दो। समझ गए? इस पे सवाल आते हैं, आईआईटी में एडवांस में तो आए थे, अब एडवांस में आते हैं तो मेंस में भी आ जाएगा कोई ना कोई।
तो बस मेंस में आएगा तो तुम्हारे को ऐसा कोई समीकरण अगर दे दिया जाए, ठीक है, तो वो ऐसे कर सकता है कि एक समिश्र संख्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो तुम्हारे को ऐसा एक समिश्र संख्या ऐसा एक समीकरण बना के दे देंगे और वो बोलेंगे तुम्हें क्या ना इससे बनने वाला अक्षों के साथ में जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। समझ गए? क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ हमने एक बिंदु निकाल लिया, y अक्ष को किस बिंदु पे कट कर ये वाला निकाल लिया, x अक्ष का बिंदु निकल गया -2, 0 x अक्ष वाला हो गया, ये -0, 2 0, -2 y अक्ष वाला बिंदु हो गया। तो दोनों बिंदु को जोड़ने वाली सरल रेखा के बीच का त्रिभुज में क्षेत्रफल कितना आ रहा है वो देख सकते हो। ये हम निर्देशांक ज्यामिति में खूब कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई समीकरण लिखा हो तो तुम्हें देख के याद आना चाहिए सरल रेखा का समीकरण है, ठीक है। अगर ऐसे लिख दिया जाए ना, एक समिश्र संख्या उसके साथ z बार प्लस उस समिश्र संख्या का संयुग्मी उसके साथ z का बार का संयुग्मी z हो जाएगा और प्लस एक रियल नंबर, तो ये देख के तुम्हें याद आना चाहिए एक सरल रेखा का समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा वृत्त। वृत्त का समीकरण अगर लिखना हो तो वृत्त हमें पता है वृत्त की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी जो होती है वो समान रहती है और वो दूरी त्रिज्या के बराबर होती है। वृत्त की प्रॉपर्टी हमको मालूम है। और समिश्र संख्या में किसी भी दो पॉइंट की दूरी लिखनी हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर मुझे Z1 और Z2 दो पॉइंट्स के बीच की दूरी लिखनी होती है तो क्या लिखते हैं, Z1 माइनस Z2 माइनस Z1 का मॉड मापांक लिख देते हैं हम। दो बिंदुओं की दूरी वाला जो समिश्र संख्या होता है वो Z2 माइनस Z1 होता है, ये हमने डिस्कस कर रखा है। और उसका मॉड ले लोगे तो वो लंबाई आ जाएगी भुजा की। तो उसी तरह से ये मान लो तुम्हारे वृत्त का केंद्र है Z0 और त्रिज्या की लंबाई यहाँ पे अभी भी R है। तो Z एक समिश्र संख्या होगी इसके ऊपर की, इस वृत्त के ऊपर कोई भी समिश्र संख्या को Z लिया जा सकता है। तो Z को Z0 से जोड़ने वाली जो सरल रेखा है इसका मॉड की वैल्यू R के बराबर होनी चाहिए। Z को Z0 से जोड़ने वाली समिश्र संख्या का दूरी जो होगी वो R के बराबर रहनी चाहिए। तो ये हमारा समीकरण हो गया वृत्त का। ये वृत्त का समीकरण हो गया। Z माइनस Z0 इक्वल्स टू कांस्टेंट दिया हो R के बराबर दिया हो तो ये एक वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ आ गई? ये तो बहुत सरल समीकरण है। मैक्सिमम टाइम्स सबसे ज्यादा जेईई में यही आता है। ऐसे लिख देंगे। अब ये लिखो, देख के याद आना चाहिए। तुमको ऐसे बोलेगा नहीं कोई वृत्त है ये, ठीक है। वो बोलेगा एक वक्र है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि Z माइनस, अगर मैं ये लिख देता हूं Z माइनस 1 प्लस आयोटा का मॉड इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे केंद्र क्या हो जाएगा और त्रिज्या क्या हो जाएगी? केंद्र 1,1 होगा। मैं माइनस कॉमन लेना पड़ेगा पहले, तो माइनस को यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये -1 ऐसे लिखा हुआ -1 प्लस आयोटा, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ Z माइनस ऑफ 1 माइनस आयोटा। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा Z माइनस Z0 चाहिए हमें। तो Z माइनस Z0 का काम जो भी कर रहा होगा वो हमारा केंद्र हो जाएगा। तो केंद्र कहाँ पे आ रहा है? 1, और त्रिज्या की लंबाई, तो ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई। समझ गए? तो अगर तुम ये प्रश्न से समझ पाओ तो उसके बाद में तुम क्या कर सकते हो, इसको निर्देशांक ज्यामिति में ले जाओ क्वेश्चन को। तुम्हारे को केंद्र पता है, त्रिज्या पता है, तो पूरा क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति में सॉल्व कर लो। लास्ट में वापस समिश्र संख्या x को हमने बता रखा है, x को हम z प्लस z बार बाय 2 से लिख सकते हैं, y को z माइनस z बार बार 2 आयोटा, z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा से लिख सकते हैं। याद होना चाहिए तुमको, ये बताया था क्लास में। तो पूरा क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति में सॉल्व करके उसके बाद वापस आ जाओ। जब तुम्हारे को समिश्र संख्या में लाना तो x की जगह पे z प्लस z बार लिख लेना, y की जगह पर z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा लगा देना, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी फॉर्म 1, मैक्सिमम टाइम यही आएगी, तो ये याद रखना। आगे वाली फॉर्म
समझने के लिए है इम्पोर्टेंट, मतलब कई बार अगर किसी केस में वो उसमें लिख देते हैं तो बस तुम्हें देख के याद आना चाहिए वृत्त का समीकरण है, जेई में मैक्सिमम यही वाली आएगी, ठीक है। इसी में हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, क्योंकि मापांक क्या होता है, एक नंबर होता है मापांक एक नंबर होता है तो उसकी स्क्वायरिंग हो सकती है। तो यहाँ पे z माइनस जेड नॉट, ठीक है। अब z माइनस जेड नॉट एक समिश्र संख्या है, उसका मापांक एक नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। मापांक हमेशा एक रियल नंबर होगा। z माइनस जेड नॉट ये समिश्र संख्या है तो एक तरह से मॉड z का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, मॉड z का स्क्वायर। और हमें पता है मॉड z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड बार होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं z माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, जेड जेड बार फिर माइनस का और माइनस का जेड नॉट बार जेड और प्लस का जेड नॉट बार और ये माइनस का आर स्क्वायर इधर ले लेते हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहां से ये दिख रहा है, ये हो गया मॉड जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार हो गया मॉड जेड स्क्वायर, ये माइनस का जेड नॉट इंटू जेड बार, इसको ऐसे ही रखा, माइनस का जेड नॉट बार इंटू जेड, ये एक रियल नंबर होगा, ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। तो इसको हमने क्या किया, इस पूरे को b बोल दिया, इस पूरे को हमने क्या किया, अच्छा जेड नॉट को अगर मैं इसको माइनस ऑफ जेड नॉट बार इसको a बोल दूं, माइनस ऑफ जेड नॉट बार को अगर मैं a बोल दूं तो माइनस ऑफ जेड नॉट ये a बार हो जाएगा। हमने किसको बोला यहाँ पे जेड नॉट, जेड बार पे जेड नॉट आ रहा था ना, हाँ जेड बार पे जेड नॉट आता, हमने माइनस इसको बोलते हैं, माइनस जेड नॉट को हम a बोल देते हैं, माइनस जेड नॉट को हम क्या करेंगे a बोल देंगे, तो माइनस जेड नॉट का जो बार है वो a बार हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास में प्लस का a आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का a का बार आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म में समीकरण हो गया ये वृत्त का, समझ गए। जैसे वृत्त का समीकरण हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो ये उसी की तरह लिखा हुआ है। तुम ये देख सकते हो मॉड z स्क्वायर से आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड z क्या होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड z का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इधर में तुमने लिख रहा होगा हमने माइनस जी को माइनस एफ की तरह ये चीज हो रही है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो माइनस, उसका जो माइनस का अगर हाफ लेते हैं तो हमारे को केंद्र मिलता है। तो उसी तरह यहाँ पे जो केंद्र है वो जो भी जेड बार का कोएफिशिएंट है, जेड बार का याद रखना, ठीक है, जेड बार का कोएफिशिएंट का नेगेटिव ले लोगे तो तुम्हारे पास में केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे, समझ आ गया। तो जैसे हमें वृत्त का समीकरण इस फॉर्म में दे रखा वो इस फॉर्म में देंगे तो क्या होगा, कैसे देंगे, तो उस केस में क्या करेंगे, इक्वेशन ऐसी लिख देंगे मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2 प्लस आयोटा जेड बार प्लस 2 माइनस आयोटा जेड प्लस एक बराबर 0, ठीक है। अब मुझसे पूछे प्रश्न में इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है, इस वृत्त का केंद्र बताना है पहले तो केंद्र कहाँ पे आएगा, जेड बार का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या है, यहाँ पे जेड बार का कोएफिशिएंट तुम्हें दिख रहा माइनस जेड नॉट है, तो माइनस जेड नॉट हमारा केंद्र होता है। तो इधर जो जेड बार का कोएफिशिएंट है वो क्या है 2 प्लस आयोटा, तो जेड नॉट क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस आयोटा। ये समझ में आ रहा है सभी को,
हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों समीकरण को। जेड बार का कोएफिशिएंट होता है माइनस का जेड नॉट, तो यहाँ पे जेड बार का कोएफिशिएंट है 2 प्लस आयोटा, तो केंद्र आ जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस आयोटा पर। तो केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे -2, -1। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे -2, -1। और त्रिज्या चाहिए मैं, तो त्रिज्या ये वैल्यू जेड नॉट बार, ये क्या हो जाएगा मॉड जेड नॉट स्क्वायर। जेड नॉट है हमारे पास में, तो मॉड जेड नॉट स्क्वायर क्या होगा, जेड नॉट कितना होगा √5, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। तो मॉड जेड नॉट स्क्वायर की वैल्यू 5 है। आर हमें चाहिए त्रिज्या का, और ये पूरा जो है इसको हमने बी बोला था, और यहाँ पे बी की वैल्यू 1 के बराबर है, तो बी इक्वल टू 1 है। और बी खुद क्या है जेड नॉट बार माइनस, तो ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं जेड नॉट बार, ये 5 है, इसको यहाँ रख दो, तो 5 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर की वैल्यू, आर तो त्रिज्या है 2 ही आएगी। समझ गए कि हमने कैसे वृत्त के समीकरण से त्रिज्या और केंद्र निकाला है। तो जेड बार का कोएफिशिएंट का नेगेटिव लोगे तो उस केंद्र मिल जाएगा, और रियल वैल्यू होगी समीकरण में उसको जेड नॉट के मॉड के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर रख दोगे, तो तुम्हारे को त्रिज्या की लंबाई मिल जाएगी। समझ आ गई? क्लियर?
है, इसी को वृत्त को, और ये तो हो गया वृत्त की जनरल इक्वेशन। एक हमने व्यास रूप में भी पढ़ी थी वृत्त की इक्वेशन। अगर वृत्त में हमारे को व्यास के एंड पॉइंट दे रखे हो Z1 और Z2, ठीक है, तो कोई भी बिंदु जो इस वृत्त के ऊपर होगा वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। तो हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 बराबर π/2 भी हो सकता है या -π/2 भी हो सकता है, तो प्लस माइनस का π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट वाली फॉर्म में वृत्त का समीकरण हो गया, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल्स टू, क्योंकि Z माइनस Z1 ये एक वेक्टर की तरह और ये Z माइनस Z2 ये एक दूसरे वेक्टर की तरह, तो इनके बीच का कोण आर्गुमेंट ऑफ Z2/Z1 से दिया जाता है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल्स टू प्लस माइनस का π/2, समझ गए। तो ये वृत्त का समीकरण हो गया व्यास रूप में, ये हो गया व्यास रूप के अंदर। व्यास हो गया, ये वाली हो गई, जनरल वाली हो गई, इतने बहुत है इसमें, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं अर्धक पे, लंब अर्धक पे। व्यास रूप वाला लिख लो, बस एक लंब अर्धक पे लिखते फिर। वो भी लिख सकते हो, उन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, इसीलिए तो प्लस माइनस का लिखा है। Z आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, वो प्रॉपर्टी लिखवाई थी हमने, तो इसको वैसे लिखो, फिर माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो ऐसे बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1, फिर उसको वापस जोड़ दो, समझ रहे हो। तुम्हारे पास पहले बोलोगे तो क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2। अब पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर्गुमेंट माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, उसको फिर से जोड़ दो, तो ऐसे बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2 अपॉन आर्गुमेंट Z माइनस Z1। ठीक है, पर ऊपर नीचे Z जरूर रखना, ऊपर Z1 Z2 दोनों जगह Z1 Z2 मत कर देना, फिर वो जनरल की जगह पे एक फिक्स बिंदु हो जाएगा। तुम्हारे को क्या चाहिए, जनरल बिंदु के लिए प्रूफ करना है, व्यास वृत्त के ऊपर का कोई भी बिंदु ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, समझ गए। फिर आएंगे लंब तक, तो दो गिवन बिंदुओं से, अगर मैं तुमसे पूछूं दो गिवन बिंदुओं से बराबर दूरी वाले बिंदुओं के का मैं वो चाहिए बिंदुपथ, दो बिंदु से बराबर बिंदु पर बनने वाली दूरी का मैं वो चाहिए बिंदुपथ, तो वो क्या हो जाएगी, सरल रेखा, वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी इसकी, इन दोनों को जोड़ने वाली जो सरल रेखा है उसके लंबवत होगी और उसको दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर रही होगी, ठीक है। तो ये अगर Z1 है, ये वाला Z2 है, तो Z1 और Z2 से बराबर दूरी पर जो सरल रेखा होगी, ठीक है, Z1 और Z2 की अर्धक हो जाएगी, वो लंब अर्धक हो जाएगी एक तरह से। तो इसका हमें अगर समीकरण चाहिए तो यहाँ पे कोई भी बिंदु हम Z मान लेंगे, हमें पता है ये दूरी
और ये दूरी बराबर है, और दूरी कैसे लिखते हैं, z माइनस z1 का, इसी तरह z माइनस, तो अगर ऐसे लिखा है z माइनस z1 का मॉड बराबर z माइनस z2 का मॉड, तो वो z1 और z2 की लंबवर्धक हो जाएगी, समझ गए। तो वो एक सरल रेखा का समीकरण होगा। ये सरल रेखा कौन सी होगी, जो z1 और z2 को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर रही होगी, समझ गए। तो जैसे अगर मैंने ये लिख दिया z माइनस 2 का मॉड बराबर z माइनस 4 का मॉड, तो इनकी लंबवर्धक क्या हो जाएगी, इसकी लंबवर्धक क्या होगी, क्या हो, इन बिंदुओं को प्लॉट करो एक्सिस पे, कहां पे आ रही है बिंदु, 2,0 और 4,0, तो इनके अर्धक की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 x2/2, तो क्या होगा बाई 2, 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3 की सरल रेखा हो जाएगी, x बराबर 3 वाली सरल रेखा हो जाएगी, समझ गए। तो ये कौन सी ये क्या है, ये क्या बिंदु है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z माइनस 2 प्लस 0 आयोटा, और इसको लिख देंगे z माइनस 4 प्लस, तो ये बिंदु है 2,0, ये वाला है 4,0। तो अगर हम सम्मिश्र समतल बनाए तो ये यहाँ पे 2,0 आएगा कहीं, ये 4,0 हो जाएगा। तो 2,0 और 4,0 को का अर्धक लिखना हमें, तो अर्धक कैसी दिखेगी, 3 से गुजर रही होगी, तो 3,0 से गुजर रही होगी, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बराबर 3, हमें पता है इतना निर्देशांक ज्यामिति से ही हो जाएगा x बराबर 3, और x को हम लिख सकते हैं z प्लस z बार बाय 2, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z प्लस z बार बाय 2 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से z प्लस z बार बराबर 6, तो ये सरल रेखा का समीकरण आ गया हमारे पास में, समझ गए। ये सरल रेखा का समीकरण कॉम्प्लेक्स में हो गया, क्लियर है ये, ठीक है। इसी तरह से मान लो ये लिखो, x बराबर 0 वाली कौन से बिंदु आ रहे हैं पहले तो ये देखो, 2, -1 और -2,1, इनका लंबवर्धक होगा x बराबर 0, x बराबर 0 कहाँ से, तो मध्य बिंदु आ रहा होगा तो 0 हो, तो बिंदु होगा जिससे गुजरेगी। तुम्हारे को समीकरण निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का समीकरण, तो क्या चाहिए, बिंदु चाहिए और ढाल चाहिए, क्या रही है, x बराबर y, कैसा है कि x यहाँ पे क्या आएगा 0, अगर हमने 0,0 से गुजर रही होगी और
उसकी ढाल कितनी आ रही है, इसकी ढाल कितनी है, 1/2 है ना शायद। x minus 2y plus 0. x minus 2y बराबर 0 ऐसा कुछ आएगा। ये दो बिंदु है, बिंदु से तुम ढाल निकाल सकते हो इन दोनों बिंदुओं से और उनका मिड पॉइंट निकाल सकते हो, दोनों का सम बाय 2 करोगे। वो जो समीकरण आ जाए एक बार, उसमें x को z plus z bar by 2 और y को z minus z bar by 2 आयोटा से चेंज कर दो, तो तुम्हारे पास समिश्र समतल में उसकी इक्वेशन आ जाएगी सरल रेखा की। ठीक है, समझ आ गया सभी को। तो यहाँ पर बिंदु आएगा हमारे पास में, ये है z माइनस 2 माइनस आयोटा और ये वाला है z माइनस 2 प्लस आयोटा। तो जो बिंदु हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, 1 सॉरी 2, माइनस 1 और यहाँ पे बिंदु हो जाएगा माइनस 2, 1। तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा का लंब अर्धक चाहिए हमें। तो ये पॉइंट है 2, माइनस 1, ये वाला है माइनस 2, 1। तो मध्य बिंदु आ जाएगा दोनों का 0, 0 पर x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो मध्य बिंदु आ जाएगा 0, 0 पर। इस सरल रेखा की ढाल वो क्या है, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस हाँ 1 क्या आ जाएगी, ये कितना आ रहा है 2 अपॉन माइनस 4, ये हो जाएगी माइनस का 1/2। इसका लंबवत की ढाल 2 हो जाएगी और बिंदु बता 0, 0। तो बिंदु ढाल हम लिख सकते हैं y माइनस 0 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 0। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y बराबर 2x। तो y को हम z माइनस z बार बाय 2 आयोटा
y होता है, y निर्देशांक होता है z माइनस z बार बाय 2 आयोटा और x होता है y z प्लस z बार बाय 2 2 टाइम्स ऑफ z प्लस z बार बाय कट जाएगा 2 तो इधर मल्टीप्लाई कर दो तो z माइनस z बार इक्वल्स टू 2 आयोटा z प्लस z बार। इसको राइट में लेके आओगे तो z के साथ क्या आएगा 1 माइनस 2 आयोटा और माइनस का कॉमन ले लोगे साइन तो z बार के साथ आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा बराबर 0। तो ये दिख रहा है तुम्हें सरल रेखा की फॉर्म है a z बार। इस माइनस को अंदर भेज दो पूरे को, नहीं क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे, माइनस का ये था z माइनस z बार तो z माइनस z बार किया तो 2 आयोटा y आ रहा है अपॉन 2 आयोटा लिख दिया तो ये हो गया y को हमने चेंज किया z माइनस z बार बाय 2 से तो ये 2 आयोटा इधर आया, ये इधर जाएगा तो z के साथ में आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा और ये वाला इधर आएगा तो आएगा हमारे पास में माइनस लेने के बाद में कॉमन 1 प्लस 2 आयोटा आ रहा है और ये बीच में माइनस कहाँ से आ गया क्योंकि ये इसका संयुग्मी होना चाहिए, इसका ये है अभी संयुग्मी पर माइनस को अंदर भेज दिया तो नहीं बन पाएगा क्योंकि हमारी जो फॉर्म थी वो तो कुछ ऐसी थी a z बार प्लस a बार z प्लस b बराबर 0 इस फॉर्म में आना चाहिए था। b तो यहाँ 0 है क्योंकि ये मूल बिंदु से गुजर रही है सरल रेखा तो b 0 हो जाएगा पर बीच में माइनस का साइन नहीं आना चाहिए था, इसमें डाला ये हमारे पास में दो लाइन की इक्वेशन आई y बराबर 2x z प्लस z बार बाय 2 और z x प्लस आयोटा y z बार x माइनस आयोटा y तो z बार दोनों को घटाया तो हमारे पास आएगा z माइनस z बार 2 आयोटा y की वैल्यू आ रही है z माइनस z बार बाय 2 आयोटा वो हमने यहाँ रखी है z माइनस z बार बाय 2 आयोटा, यहाँ रखी हमने z प्लस z बार बाय 2 ये तो कट गया 2 से 2 ये आयोटा इधर गया ये है तो सरल रेखा का ही समीकरण है। यहाँ पे ये इसका संयुग्मी आ तो रहा है पर ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये संयुग्मी नहीं रहेगा इसका, ठीक है। ये एक सरल रेखा ही है क्योंकि इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा भी एक सरल रेखा होगी, ठीक है। ये और ये एक दूसरे के संयुग्मी नंबर्स हैं, ये दोनों दिख रहे हैं। इस माइनस की दिक्कत हो रही है, माइनस यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, माइनस नहीं आना चाहिए था, प्लस कुछ होना चाहिए था, माइनस तो आ रहा है इसके अंदर। 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन आने के बाद भी ऐसे लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसी को माइनस आयोटा लिख देते हैं यहाँ पे। इसको क्या करते हैं क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो हम इसको क्या करते हैं माइनस आयोटा लिख देते हैं तो क्या बनेगा माइनस आयोटा z प्लस आयोटा z बार, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा बन गया, अब ये हो जाएगा क्योंकि इसमें इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z प्लस z बार होगा। ये इधर आएगा तो तुम्हारे पास में z के साथ क्या आएगा 2 माइनस आयोटा और प्लस z बार के साथ में आ जाएगा -2, नहीं इसमें आएगा -2 माइनस आयोटा और इधर ये वाला आएगा तो आएगा -2 प्लस आयोटा। अब ये दिख रहा है ये इसका संयुग्मी है, हाँ ये इमेजिनरी से रियल सेट से काट सकते हैं, इमेजिनरी से रियल वाला कैसे काट 2 आयोटा और 2 कटा है, आयोटा नहीं कटा है, वो पहले ऊपर गए उसको हमने माइनस आयोटा लिख दिया ऊपर करके,
ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए था। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है जेड के साथ कोई समिश्र संख्या हो, जेड बार के साथ उसका संयुग्मी होगा, ठीक है, बीच में प्लस का साइन। क्लियर है ये? तो इसी प्रकार हम वृत्त का देख लिया, हम दीर्घवृत्त का भी समीकरण लिख सकते हैं। दीर्घवृत्त की क्या प्रॉपर्टी है कि दोनों नाभियों के मध्य जो दूरी का जोड़ है वो फिक्स रहता है। आवाज क्लियर नहीं है, अभी भी नहीं आ रही है क्या? आज वो नहीं है हमारे पास में, यहाँ पे ईयरफोन्स, इधर ईयरफोन नहीं रखे हुए हैं। तो अब तो क्लास खत्म हो गई, पहले बोल देते हैं। तो दीर्घवृत्त की क्या प्रॉपर्टी होती है? दीर्घवृत्त की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दो नाभियों के मध्य दूरी का जो जोड़ होगा वो हमेशा दीर्घ अक्ष के बराबर होता है। दीर्घवृत्त की प्रॉपर्टी होती है कि नाभियों के PS1 प्लस PS2 बराबर क्या C1 क्या S1 S2 2A S1 S2 तो 2A ही होती है। S1 S2 होता है 2A और ये 2A है, अलग अलग है ना दोनों, सेम थोड़ी है। PS1 प्लस PS2 बराबर 2A होगा, ठीक है। तो उसी की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं Z माइनस P बिंदु को हम Z बोल देंगे, ये Z1 हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 बराबर कुछ कांस्टेंट के अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ हमें पता चल रहा है दो फिक्स बिंदुओं से Z के मध्य दूरी का जोड़ फिक्स रह रहा है। तो ये दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करेगा किस केस में, जब ये k की वैल्यू Z1 और Z2 के मध्य दूरी Z1 और Z2 के मध्य दूरी से ज्यादा हो जाए। तो जब ये मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से बड़ा होगा तभी ये दीर्घवृत्त के मध्य दूरी को बताएगा। समझ गए? क्लियर है? वरना क्या होगा, देखो ये क्या है, Z का Z1 से दूरी, ये Z की Z2 से दूरी, तो त्रिभुज कब बन सकता है? ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमें पता है, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहना चाहिए, तो ट्रायंगल तभी बनेगा। अगर ये ऊपर आ गया तो Z माइनस Z1 का जो मॉड है उसके बराबर हो जाएगा। तो अगर P Z1 ऐसा लिखा हुआ हो, Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 का मॉड बराबर मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 ऐसे लिख दो, ये तो हो गया कि P Z1 को Z2 से जोड़ने वाली सरल रेखा के ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, ये बिंदु यहाँ पे होगा तो Z माइनस Z1 इतनी दूरी हो जाएगी, Z माइनस Z2 बची हुई दूरी हो जाएगी, दोनों को जोड़ोगे तो पूरी कितनी आ जाएगी, Z1 माइनस Z2 वाली दूरी। समझ गए? तो ऊपर होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, बड़ा होगा तो ये हो जाएगा, छोटा हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दो Z कोई ऐसा बिंदु नहीं हो सकता कि उसका इस बिंदु से दूरी और इस बिंदु से दूरी का जोड़ उन बिंदुओं के आपस की दूरी से भी छोटा हो जाए। समझ गए? कभी भी कोई बाहर का कोई बिंदु लेना हो तो वो ऐसा नहीं ले सकते हो कि उन जो दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी है उससे छोटी दूरी मिल जाए तुमको। समझ गए? तो सेम फिर अतिपरवलय में भी सेम चीज बन जाएगी। अतिपरवलय की प्रॉपर्टी होती है कि वो नाभि के मध्य दूरी जो होती है उनका अंतर 2a के बराबर होता है अतिपरवलय में। याद है या नहीं याद है तुम लोगों को? अतिपरवलय में होता है कि नाभि के PS2 माइनस PS1 बराबर 2a होता है अतिपरवलय में। P को मान लेंगे Z, ये Z1, ये है फिर से Z2,
तो इसमें सेम अंतर लिखना हमें, तो अंतर पॉजिटिव धनात्मक वैल्यू होती है हमेशा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 बराबर k। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी कि ये अंतर k जो है z1 और z2 से बड़ा रहना चाहिए, z1 और z2 के मध्य जो दूरी है उससे बड़ा रहना चाहिए या छोटा रहना चाहिए इस बार, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, दो भुजाओं का अंतर है, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा रहता है, तो इधर इस बार क्या हो जाएगा कि छोटा होना चाहिए, z1 माइनस z2 के अंतर से छोटा रहना चाहिए, तभी त्रिभुज बन पाएगा। त्रिभुज बनाना ना हमारे और बराबर हो गया, उस केस में फिर से दोनों सर एक ही हो जाएंगे, पर इस बार z1 z2 को जोड़ने वाली लाइन पे नहीं लाया जाएगा। तो यहाँ पे z1 है, यहाँ पे z2 है, तो p या तो इसके बाहर हो या इसके इधर इस साइड पे हो, क्योंकि p z1 ये दूरी होगी, p z2 ये वाली दूरी होगी पूरी, तो p z1 माइनस p z2 करोगे या ये z माइनस z1 ये दूरी, z माइनस z2 ये पूरी दूरी, तो z माइनस z1 को z माइनस z2 में से हटा दोगे तो ये दूरी बच जाएगी पीछे, ये इतनी दूरी इस पूरी दूरी में से हटा दो तो ये वाली दूरी बचेगी। तो अगर बराबर मॉड ऑफ z माइनस z1 है तो उस केस में हमें z1 के इधर वाले सारे पॉइंट और z2 के इधर वाले सारे पॉइंट मिलेंगे, और बड़ा हो गया तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर से बड़ा होना पॉसिबल नहीं है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी कर्व नहीं होगा वो। समझ आ गया? तो ये पूरा सम्मिश्र संख्या को निर्देशांक ज्यामिति से रिलेट करने वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, इसके साथ हमारा सम्मिश्र संख्या पूरा हो जाता है। इस टॉपिक के साथ में सम्मिश्र संख्या चैप्टर पूरा हो चुका है। डीपीपी तुम लोगों को मिल चुकी है, तो कल 2 डीपीपी करके आनी है तुमको, पहले की 2 डीपीपी करनी है। आइए पढ़ी है पीछे शायद है ना, तुमको मिली नहीं है डीपीपी? मिल गई है? हाँ सर, ऐसे नहीं सर, डीपीपी नहीं है, वो ना एक्सरसाइज है। हाँ, वो एक्सरसाइज कितनी है? एक में 60 क्वेश्चन है सर। एक कर लो पहली वाली कर लो। ठीक है, तो ये हमारा सम्मिश्र संख्या टॉपिक पूरा हो चुका है। कल प्रोबेबिलिटी चालू होगा, पीएनसी पढ़ के आना। ठीक है, पीएनसी सभी बच्चे पढ़ के आओगे, यूं नहीं होना चाहिए कल की प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आ रहा है। पीएनसी वापस रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो प्रोबेबिलिटी पीएनसी से जुड़ा हुआ है, और पीएनसी के टॉपिक्स पूरे पढ़ के आना तुम लोगों को। ठीक है, 4 अच्छी बातें, परम्यूटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन फॉर्मूले सारे। ठीक है, एनसीआर एनपीआर ये सारे फॉर्मूले ढंग से पढ़ के आना, रिवाइज करके आना। तो वो नहीं आ रहा होगा, प्रोबेबिलिटी हिलेगा ही नहीं तुमसे। ठीक है, जिस तरह मैंने इसमें पहले बोला था निर्देशांक ज्यामिति और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, उसी तरह से पीएनसी प्रोबेबिलिटी करना है तो उसके लिए पीएनसी स्ट्रांग होना चाहिए। तो कल पीएनसी पढ़ के आना ढंग से, फिर उसी के बाद प्रोबेबिलिटी चालू हो पाएगा। क्लियर है? वेक्टर 3D का एक करके चलो, उसके बाद वेक्टर 3D आ जाएगा, और डिटरमिनेंट बचा हुआ है तुम लोगों का, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वेक्टर 3D यही बच रहे हैं ना मेन तो। फिर वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल रीजनिंग और वो तो मैं 2 दिन 3 दिन में बता दूंगा।